हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का एक और एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो में, जहां पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक्सर्प्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, दो इंसानों के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि भाई ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। अब आप चूज करिए कि कौन सी पर्सनालिटी सही रहेगी। आपके स्कूल में अगर कोई गेस्ट स्पीकर को इन्वाइट किया जा रहा है तो पर्सन नंबर ए सही रहेगा या पर्सन बी सही रहेगा। ये आपको चॉइस करनी होती है और एनालाइज करना होता है। अब बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने ये सारे डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ये ना कंपैरेटिव एनालिसिस पे है, जहां पर आपके सामने ना ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि एक 2025 का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि ऑनलाइन लर्निंग या फिर ई लर्निंग कौन सा बेटर है। तो ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आंसर करना है, उसके लिए ये वीडियो जाके देखना। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी ये पर्सनालिटी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जहां पे दो पर्संस दिए जाते हैं, इनका आंसर कैसे करना होता है। अब वो जो पिछली वीडियो थी उसके नीचे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के आए थे, जहां पर मैम हेडिंग लिखे या नहीं लिखे। हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमारे मार्क्स कट किए हैं, हेडिंग नहीं लिखी थी इसलिए। पैराग्राफ चेंज करें कि नहीं करें, टीचर्स ने मार्क्स कट किए क्योंकि पैराग्राफ चेंज नहीं किया। ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहे, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो मुझे समझ में आया कि मैम हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, अब उन दोनों ऑप्शंस में से क्या हम किसी को भी चूज कर सकते हैं? जरूरी है एक ही ऑप्शन को चूज करना है? दूसरे वाले को चूज कर लिया तो क्या मार्क्स कटेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा डाउट था। इस डाउट का आंसर, अगर आपको भी यही सवाल है ना मन में, तो इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट फॉर्मेट सीबीएसई के अकॉर्डिंग एकदम प्रूफ के साथ दिखा दूंगी कि तुम्हें करना क्या है, ताकि कंफ्यूजन एकदम हट जाए। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया था बेटा ऑलरेडी, मैं दोबारा से आपके सामने शेयर कर दे रही हूं कि फॉर्मेट ये होता है। अगर आपकी आंसर शीट है तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम हमारे टीचर ने बोला है कि आप ना एक ही पैराग्राफ लिखो, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसके आगे लिख दो इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद लाइनें लिखनी स्टार्ट कर दो इंट्रोडक्शन की। जो बॉडी है उसके आगे लिख दो बॉडी, और फिर लाइनें स्टार्ट कर दो, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखने के बाद कंक्लूजन लिखना है। बेटा ये सही तरीका नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है आपको। इतनी चीज को समझ लो, आपको यहां पे इंट्रोडक्शन वाला शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, बॉडी इस वर्ड को नहीं लिखना, कंक्लूजन ये वर्ड नहीं आएगा आपको। बस मैंने बता दिया है, ये आपको समझाने के लिए है कि इंट्रोडक्शन है, ये स्टार्टिंग की लाइनें, बॉडी होंगी बाद की लाइनें, और लास्ट की कुछ लाइनें कंक्लूजन होंगी। आपको वहां लिखना नहीं है। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें बता रहा है, मैं बता रही हूं प्री बोर्ड्स में मार्क्स मिले थे, बोर्ड्स में गारंटी नहीं है तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे भाई वहां पर, तो ये गलती नहीं करनी है। अब करना क्या है, आपका जो आंसर है ना, वो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था पिछली वीडियो में, जहां पर दो ऑप्शन थे कि बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वर्कशॉप ए उनके लिए करवानी चाहिए या वर्कशॉप बी करवानी चाहिए। देखो आंसर ऐसे लिखा जाएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्या यहां पे कहीं नजर आ रहा है कि मैंने यहां पे लिखा है इंट्रोडक्शन, फिर मैंने लिखा है बॉडी, या मैंने लिखा हो कंक्लूजन है? ये नहीं ना, बस ये आपको समझाने के लिए कि स्टार्टिंग की लाइन इंट्रोडक्शन थी, बीच में बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन मैंने दिया है। तो आप ऐसे समझ जाओ, लेकिन लिखना एक ही पैराग्राफ होगा बेटा आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग का लाइनें जो होती हैं वो बस इंट्रोडक्शन के लिए होती है कि ये क्या है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बताओगे। क्या वहां पे आपको ट्रेंड नजर आ रहा है, क्या एनालिसिस है आपका, वो बॉडी में आता है। और लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए, आपको चूज करना है कि क्लास 10th बच्चों के लिए जो 21st सेंचुरी का करियर बनाना चाहते हैं, 21वीं सदी में, उनके लिए कौन सी वर्कशॉप बेस्ट रहेगी। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे कि आपके हिसाब से कौन सी वर्कशॉप बेस्ट है। तो ये आपका बेटा सबसे पहले ध्यान रखना। अगर आपके टीचर ने ऐसा कुछ भी कहा है कि नहीं बेटा आपको तो यहां पर ना हेडिंग लिखनी है, या आपको इंट्रोडक्शन ये वर्ड लिखना है, बॉडी वाला शब्द ये लिखना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ बनाना है, यहां पे नंबर कटेंगे। प्री बोर्ड में अगर आपके टीचर ने कहा था, प्री बोर्ड में आपने किया, उन्होंने मार्क्स दिए। अब ये जो आप लिखने वाले हो ना बोर्ड एग्जाम में, उसमें तुम्हारा टीचर चेक नहीं करेगा। सीबीएसई ने जो अपनी गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करी हैं उसके हिसाब से ही वो चेक करने वाला है। और मैं आपको दिखा देती हूँ वो गाइडलाइंस कौन सी हैं। भाई ये आपकी गाइडलाइंस हैं, ये देख लो बेटा, ये आपका ना 2026 का मार्किंग स्कीम है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये 2026 की मार्किंग स्कीम है। नजर आ रहा है क्लास 10 2025-26, ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है। और इस मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का। और यहां पे साफ लिखा है बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यहां साफ लिखा है नो टाइटल, आपको नहीं देनी हेडिंग, आप हेडिंग नहीं देंगे। एक सिंगल पैराग्राफ में आपका आंसर बनेगा, जैसे मैंने लिखा हुआ था एग्जैक्ट वैसा आपको वैसा ही लिख के आना है। मैंने आंसर शीट जैसी तुम्हारी आती है ना, उसी आंसर शीट पे लिख के दिखाया। अब दूसरी चीज, ठीक है, यहां से हो गया, एक ही पैराग्राफ होगा, हेडिंग नहीं होगी,
बैलेंस्ड कंपैरिजन आपको रखना है। जब आप कंपेयर कर रहे हो, जब आप बॉडी लिख रहे हो, स्टार्टिंग में आप क्या बताते हो? स्टार्टिंग में आप बताते हो कि भाई ये डेटा किस बारे में है। अगर दो इंसानों के बारे में दिया गया है कि पर्सन ए और पर्सन बी कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा आपके स्कूल में गेस्ट स्पीकर के तौर पे आने के लिए, तो वहां पर आप बैलेंस कंपैरिजन करेंगे बॉडी में कि इस इंसान की ये खूबियां हैं, इस इंसान की ये खूबियां हैं। कंक्लूजन में आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा इंसान बेटर रहने वाला है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हुए। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, क्लियर कंक्लूजन मस्ट है। अब जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं डूज एंड डोंट्स, आपको डेटा से ही चिपक के रहना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है। कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में कभी नहीं, और सिंगल पैराग्राफ चेंज नहीं करना, आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखने, हेडिंग नहीं लिखनी, पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। ये कुछ फिक्स लाइंस हैं, ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन मत लो। टेलीग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक डाल दिया है। ये आपकी कंक्लूजन के लिए लाइंस आप यूज कर सकते हैं। ये आपके कनेक्टर्स हैं, जब आप दो आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हो तो आप ये कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करवा दिया था, जहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस थे और आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करके लिखना था। अब प्रॉब्लम ये है, आंसर ऐसे लिखा जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है बेटा आपके सामने कि बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें एक एक्सर्प्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाली हूं। ये क्वेश्चन देख लो, दो इंसान आपके सामने है, एक काउंसलर नंबर 1 है, काउंसलर नंबर 2 है। अब इस ऑप्शन को कैसे चूज किया जाए? अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मेरे को काउंसलर नंबर 1 सही लग रहा है, मैं इसके बारे में लिख के आ जाऊंगा तो क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे? मैं आपको समझाती हूं। देखो सीबीएसई ने क्लियर किया, आपको चीज बताई है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। दो करियर काउंसलर आपको दिए गए हैं जो अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं। एक स्टूडेंट है आर्यन नाम का, ठीक है, वो बहुत ही क्रिएटिव बच्चा है, लेकिन वो वरिड है कि एआई ना आगे चल के जॉब हमारी खा जा रहा है। तो भाई बच्चा क्रिएटिव है आर्यन, ठीक है, और उसे टेंशन क्या है कि आगे चल के एआई हमारी कहीं जॉब्स ना खा जाए। तो अब आपको ना एनालाइज करना है इन दोनों एक्सर्प्ट को, यानी कि आपको समझना है काउंसलर नंबर 1 उस बच्चे को क्या एडवाइस दे रहा है कि आगे तुम्हें कौन सा करियर लेना चाहिए, और काउंसलर नंबर 2 क्या एडवाइस दे रहा है, ठीक है। आपको फिर ये पूरा एनालाइज करने के बाद कौन से काउंसलर की एडवाइस आर्यन को माननी चाहिए ये बताना है। अब क्वेश्चन ये है, डाउट ये है कि मैम हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, कहां मार्क्स मिलेंगे, कहां कटेंगे। देखो मैं दोबारा आईसीएसई की गाइडलाइंस दिखा देती हूं। आईसीएसई ने सॉरी सीबीएसई, आईसीएसई नहीं सीबीएसई की गाइडलाइंस दिखा देती हूं। सीबीएसई ने यहां पर क्लियर कट मेंशन किया है कि आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है बेटा, देखो एनालिटिकल राइटिंग डजंट रिक्वायर अ करेक्ट आंसर। सारे पर्सपेक्टिव्स आपके वैलिड हैं एज लॉन्ग एज रीजनिंग स्ट्रांग है, एविडेंस यूज्ड इफेक्टिवली। आप यहां पर समझ के चलो। देखो आपको सीबीएसई कह क्या रहा है कि क्वेश्चन को समझो और इसमें दी गई कंडीशन को समझो, उसके हिसाब से बताओ कि कौन सा काउंसलर बेस्ट रहेगा। अब बच्चे बोले मैम काउंसलर नंबर 1 तो बोल रहा है कि देखो पूरे तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स पे ध्यान दो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए कोडिंग और एआई को लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एआई बनाना सीख जाओगे तो कल को एआई तुम्हारी जॉब नहीं खा सकता, ठीक है। काउंसलर नंबर 2 बोल रहा है कि बेटा सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करो, लीडरशिप स्किल्स, क्रिएटिव लर्निंग, है ना, ह्यूमन ओनली ट्रेड्स जो कि इंसानों के पास ही है, जो एआई कभी नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्टोरी टेलर बन सकते हो। ये सारे रोल्स जो हैं ये चाहे कितना ही एआई आ जाए ये हमेशा रहने वाले हैं। तो अब आपको लगेगा मैम दोनों ही करियर कहीं ना कहीं आगे चल के बेनिफिशियल रहेंगे, बट बेटा चॉइस कैसे करनी है समझो। आपको आर्यन के बारे में बोला है कि आर्यन क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव है जरूरी नहीं ना कि उसके लिए भाई वो बच्चा जो है वो मैथ साइंस में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा। अब ये जो पहला वाला काउंसलर है वो पूरे तरीके से किस चीज पे ध्यान दे रहा है, वो क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो पूरे तरीके से बोल रहा है कि भाई तुम स्टेम पे जाओ। स्टेम लर्निंग का मतलब है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इस पे फोकस करो, कोडिंग सीखो और उसके बाद तुम अपना जो है ना करियर सेव कर सकते हो। लेकिन हमें आर्यन की भी तो पर्सनैलिटी समझनी पड़ेगी। तो बेटा आर्यन को समझते हुए, उस बच्चे को समझते हुए, उसकी क्रिएटिविटी को समझते हुए आप समझिए कि कौन सा काउंसलर उसको अच्छी एडवाइस दे रहा है। दोनों ही काउंसलर उसको बोल रहे हैं कि तू अगर आगे जाकर के बेटा कुछ जॉब करना चाहता है तो तू ये ऑप्शन अगर ले लेगा तो तेरी जॉब सेफ है। लेकिन आर्यन तो क्रिएटिव है ना, तो आप अपना जो भी आंसर चूज करेंगे, सीबीएसई खुद बोल रहा है कि आपको ना आपके जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन फिट बैठ रहा है वो चूज करना है। तो आप यहां पर काउंसलर 2 को ही चूज करोगे क्योंकि आर्यन भी क्रिएटिव है। और फिर काउंसलर 2 बोल रहा है ना कि अगर तुमने सॉफ्ट स्किल सीख ली, एम्पैथी सीख ली, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, क्रिएटिव लर्निंग आ गई, तो आगे जाकर के एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता।
सिंपल है, स्टोरी टेलर बन जाओ, साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, आगे जाके इसका बहुत स्कोप है, ये कभी मार्केट से खत्म नहीं होने वाली जॉब। तो बेटा आप आर्यन की नीड को समझते हुए चूज करने वाले। देखो आंसर क्या बनेगा, यह आंसर बनेगा। सिंपल, मैं आपके सामने यहां पर लिख के मतलब अच्छे से पढ़ के समझा देती हूं। ये स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन है। द प्रोवाइडेड एक्सर्प्ट प्रेजेंट्स, ये जो एक्सर्प्ट है ये क्या प्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रास्टिंग फिलोसफी। किस चीज के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि कौन सा करियर अच्छा रहेगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में, ठीक है। काउंसलर 1 क्या बता रहा है बेटा, काउंसलर 1 एडवोकेट कर रहा है प्योरली टेक्निकल अप्रोच। वो प्योरली टेक्निकल अप्रोच को यहां पे मतलब बेहतर बता रहा है। वो सजेस्ट कर रहा है कि तुम स्टेम को मास्टर कर लो, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वाली चीजें, इस फील्ड को मास्टर कर लो। और एआई डेवलपमेंट जो है इज द सोल वे, एआई डेवलपमेंट अकेला एक रास्ता है कि आप रेलेवेंट रह पाओगे। यानी कि आगे चल करके एआई अगर किसी की जॉब ले भी लेगा तो उसकी तो नहीं लेगा ना जो एआई खुद बना रहा है। तो ये यहां पे कहना चाह रहे हैं। अब ये जो पर्सपेक्टिव है रिलाइज ऑन लॉजिक, दैट ये लॉजिक, ये नजरिया किस लॉजिक पर है, ये जो काउंसलर 1 का नजरिया है इस लॉजिक पे है कि दैट दोज हु बिल्ड द टेक्नोलॉजी विल कंट्रोल इट। लेकिन वहीं पर ऑन द कॉन्ट्ररी काउंसलर 2 एम्फसाइज कर रहा है ह्यूमन सेंट्रिक सॉफ्ट स्किल्स को, जो इंसानों की होती है, जो इंसानों के लिए होती है, जो इंसानों में होती है स्किल्स, एम्पैथी, स्टोरी टेलिंग। और वो आर्ग्यू क्या कर रहा है, दैट ये जो ह्यूमन ओनली ट्रेड्स हैं ये इनहेरेंट है फ्यूचर प्रूफ, राइट, इनहेरेंटली फ्यूचर प्रूफ है। तो शुरू से ही फ्यूचर प्रूफ है बिकॉज इनको कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो वाइल, अब देखो आपने क्या करा, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दिया कि ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में है, ये 2 अच्छी मतलब काउंसलर्स की एडवाइस के बारे में है कि करियर कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। काउंसलर नंबर 1 ने क्या एडवाइस दी, काउंसलर नंबर 2 ने क्या एडवाइस दी। अब आप बताओगे कि भाई जबकि काउंसलर, दोनों ही काउंसलर अच्छे पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन हमारे काउंसलर 2 की जो एडवाइस है वो आर्यन की क्रिएटिव एबिलिटी के साथ मैच खा रही है। बच्चे को समझते हुए तो एडवाइस दोगे, कुछ भी एडवाइस दोगे, तो यही आपको लिखना है कि आर्यन की क्रिएटिव एबिलिटीज के साथ वो मैच खा रही है, उसे एनकरेज कर रही है कि उसे ऐसे रोल्स को परस्यू करना चाहिए जहां पर ह्यूमन ट्रेट्स हो, स्टोरी टेलिंग, साइकोलॉजी, ये सभी, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। तो आप बोलोगे कंसिडरिंग आर्यन क्रिएटिविटी, आप कंक्लूड कर रहे हो कि आर्यन की क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए उसको इस वाले ऑप्शन के साथ, काउंसलर 2 की एडवाइस के साथ जाना चाहिए। अब आप समझ गए बेटा, अब परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अब मैम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाती हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ना लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाकर के वो वीडियो भी देख लो बेटा। 10-15 मिनट की वीडियो है। अगर 10-15 मिनट से तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाते हैं ना, तो मैं बोलूंगी जरूर जाके उस वीडियो को देखो। और देखो ये जो मैं 5 क्वेश्चन करवा रही हूं, ये पता है कौन से क्वेश्चंस हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बोले थे एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। मैं अभी भी बोल रही हूं 110% बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है जो तुम्हें पढ़ना है। तुम अगर एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर परेशान हो तो ये वाली वीडियो थी, ठीक है। कहां चली गई वो वीडियो, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो के अंदर ये वाली वीडियो थी 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिटिकल पैराग्राफ, और मैंने कहा था एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रही हूं एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर परेशान हो, जो मैं 5 क्वेश्चन बता रही हूं इसको अच्छे से करके चले जाओ। मैंने इसके आंसर तुम्हें दे दिए हैं, टेलीग्राम पे तुम्हें इसकी पूरी आंसर शीट, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसको पढ़ लेना और खुद से भी प्रैक्टिस करना, अच्छे से करके चले जाना। मैं बोल रही हूं तुम आके बोलोगे मैम 21 फरवरी को कि आपने जब जैसा बताया ना मैम वही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पिछली वीडियो में है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं फैशन इंडस्ट्री जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर है दुनिया में, ठीक है। स्टडी कर लो टेबल को, और एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है 120 वर्ड्स में, और आपको कंपेयर करना है फास्ट फैशन और सस्टेनेबल फैशन को, और एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो एक कॉन्शियस चॉइस ले सके। यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके सामने क्या गिवन है कि फास्ट फैशन बहुत ही ज्यादा मास प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा क्वालिटी में बनता है, सॉरी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बनता है लेकिन क्वालिटी कम होती है। अफोर्डेबल बहुत ज्यादा होता है, ट्रेंडी होता है, लेकिन इसमें बहुत हाई वाटर वेस्टेज होता है, केमिकल डाइज यूज होते हैं, और लोगों के लिए जो वर्किंग कंडीशंस है वो पुअर है। पर सस्टेनेबल फैशन वो छोटे छोटे बैचेस में बनता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी होती है, एक्सपेंसिव होता है लेकिन टाइमलेस होता है, सदाबहार, ठीक है। लेकिन यहीं पर रिसाइकल मटेरियल का यूज होता है, इको फ्रेंडली डाइज का यूज होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अब आंसर क्या बनेगा, देखो आपने कंपैरिजन यहां पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया कि द गिवन डेटा कंपेयर्स फास्ट फैशन एंड सस्टेनेबल फैशन। फैशन इंडस्ट्री जो है सिग्निफिकेंटली हमारे प्लैनेट पे बहुत इंपैक्ट करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर है दुनिया में। चलो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन है, बस आपने लिख दिया, उतना अपने आप समझ में आ रहा है। फास्ट फैशन फोकस करता है, अब यही डेटा हमने उठा के लिखा है कि फास्ट फैशन फोकस करता है। देखो मास प्रोड्यूस्ड हमने बोला था ना, मास प्रोड्यूस्ड,
तो वही देखो, मास प्रोड्यूस लो क्वालिटी गारमेंट्स पे फोकस करता है जो कि ट्रेंडी और अफोर्डेबल होते हैं, बट इनकी वजह से हाई वाटर वेस्टेज होता है और ये यूज करते हैं टॉक्सिक केमिकल डाइज। फर्दर मोर, साथ ही साथ मतलब एडिशन में आप कुछ बोलना चाह रहे हो कि जो आइटम्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अंडर पुअर वर्किंग कंडीशन, लेकिन ऑन इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द कॉन्ट्ररी सस्टेनेबल फैशन प्रायोरिटाइज करता है हाई ड्यूरेबिलिटी को। ये सब मेरे को गिवन है, मैं अपने आप से नहीं यहीं से उठा के पॉइंट लिख रही हूं, ठीक है। और क्या करता है, टाइमलेस डिजाइन प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल बैचेस, ऑल्दो ये जो पीसेस हैं ये एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये यूटिलाइज क्या करते हैं, रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और ये इको फ्रेंडली भी हैं, ठीक है। अब आपने कर दिया कंपैरिजन बेटा, इंट्रोडक्शन दिया कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, जो डेटा है उसको डेटा को यहां पे अच्छे से कंपेयर कर दिया है। अब आप बताओगे कि अब कंक्लूजन क्या है कि एज कॉन्शियस स्टूडेंट इट इज वाइटल, ये इंपॉर्टेंट है कि हम ना कितने का है प्राइसेस के परे जाकर के चीजों को देखें और चूज करें सस्टेनेबल ऑप्शन। तो देयरफॉर अगर हम अपने ग्लोबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये वाली ऑप्शन हमारे लिए सस्टेनेबल ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आपने यहां कंक्लूड भी कर दिया, यही तो बोला है ना कि आपको एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो कॉन्शियस चॉइस ले सके, तो कॉन्शियस चॉइस यही होगी, तो आपने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। यहां पे एक रीसेंट सर्वे कंडक्ट किया गया था टीनेजर्स के बीच में, जहां रिवील किया गया था डायरेक्ट लिंक डेली स्क्रीन टाइम का और हमारे जो हैप्पीनेस और स्ट्रेस लेवल है उसके बीच में। तो ये बता रहे थे कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा तुम जिंदगी में दुखी रहोगे और हेल्थ उतनी बेकार रहेगी, जितना कम स्क्रीन टाइम उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना खुश रहोगे। तो ये आपके सामने डेटा है, जो बच्चा 1 से 2 घंटे फोन यूज करता है, स्क्रीन टाइम है उसका, उसके स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, स्लीप क्वालिटी एक्सीलेंट है। 3 से 5 घंटे यूज करने वाले स्क्रीन टाइम वाले बच्चे का स्ट्रेस लेवल मॉडरेट है, फिजिकल एक्टिविटी मीडियम है और स्लीप क्वालिटी एवरेज है। और जो 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करता है उसके लिए स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर है। अब इसी को मैं कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखूंगी, देखो, द प्रोवाइडेड सर्वे डेटा इलस्ट्रेट्स, ये डेटा हमें क्या दिखाता है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन डेली स्क्रीन टाइम एंड ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ टीनेजर्स। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लिखना चालू करेंगे कि क्लियर ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि स्क्रीन टाइम अगर बढ़ता है तो फिर वहां पर क्या होता है कि डिक्लाइन होता है हेल्थ इंडिकेटर्स में। स्पेसिफिकली जो टीनेजर्स हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, 1-2 घंटे का है, वो इंजॉय कर रहे हैं लो स्ट्रेस, जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, एक्सीलेंट स्लीप क्वालिटी है, बेटा यही सारे शब्द यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। और हाई फिजिकल एक्टिविटी है 90 मिनट्स की, ये गिवन है यहां पर, ठीक है। फिर आप हाउएवर जैसे जैसे स्क्रीन टाइम 3 से 5 घंटे बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल जो है वो मॉडरेट हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी घट के 30 मिनट्स हो जाती है, जिसकी वजह से एवरेज स्लीप क्वालिटी होती है। और सबसे ज्यादा तो मोस्ट अलार्मिंग डेटा तो यहां देखा गया कि 6 घंटे से ज्यादा जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम एक्सेसिव है, तो डायरेक्टली क्या है, हाई स्ट्रेस लेवल है, पुअर स्लीप क्वालिटी है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, 0 से 10 मिनट की है बस। तो ये डेटा सजेस्ट करता है कि सेडेंटरी डिजिटल हैबिट्स जो हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा अगर हम अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली टू मेंटेन ऑप्टिमल, अगर आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो तो 1 से 2 घंटे का स्क्रीन टाइम ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सिंपल, समझ गए। अब आपको आई होप बेटा इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी कि आपको कौन सी चीजों को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, चॉइस कैसे करनी है। क्वेश्चन के डिमांड को समझो, जरूरत को समझते हुए उसके लिए अच्छा चूज करो। जैसे आर्यन की जरूरत थी, वो क्रिएटिव बच्चा था, कौन सा काउंसलर उसके हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से, है ना, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको सूट करेगा, वो आपको चूज करना है। अगर आप कुछ और चूज करोगे तो डेफिनेटली बेटा मार्क्स कटेंगे, फिर तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, पूरे पूरे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट ही नहीं है फिर आपका आंसर। समझ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता ही दिया है कि ये करियर चॉइस वाला है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब ये 5 क्या कह रहा है कि आप ना एक गाड़ी खरीदना चाहते हो परिवार के लिए, अब आपको कंपेयर करना है टेबल को, ठीक है, और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी वो बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्पाइट उनकी हाई इनिशियल कॉस्ट है। तो ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आपको ना ईवी को ही चूज करना है, ठीक है, बट आप एनालिटिकल पैराग्राफ में ये बताओ कि कैसे ईवी ज्यादा बेहतर चॉइस है। तो यहां पर बेटा आप इसी डेटा को एनालाइज करेंगे। अब मैंने आपको देखो ऑलरेडी 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, है ना, ये वाला आंसर क्वेश्चन 3 का था, ये आंसर क्वेश्चन 2 का था और ये आंसर क्वेश्चन 1 का था। अब इन पूरी पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये क्वेश्चन खुद से करके देखो। मैं नहीं चाहती तुम पूरे डिपेंडेंट हो जाओ, एक क्वेश्चन खुद से देखो, सोचो मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया है और तुम्हें इसे करना है, तुम इसे कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो यहां पे आप, मैं हिंट दे सकती हूं, आप यहां बता सकते हो कि ये पूरा टेबल किस बारे में है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर आप बताना कि पेट्रोल और डीजल के ना जो स्टार्टिंग के दाम है
वो तो बहुत ही मॉडरेट होते हैं, सस्ती पड़ेगी। ये ईवी आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन बाद में रनिंग कॉस्ट इनकी ज्यादा है और ईवी की कम है, और मेंटेनेंस इनका बहुत ज्यादा है। तुम स्टार्टिंग में सस्ता चीज खरीद लोगे, सस्ती गाड़ी खरीद लोगे, मेंटेनेंस कितनी हाई है, और ईवी देखो स्टार्टिंग में महंगी लेकिन बाद में कितना लो है इसका मेंटेनेंस। एनवायरमेंट के लिए भी ये ज्यादा घातक है और ये ज्यादा बेटर है, और कन्वीनियंस इसके इंस्टेंट रिफ्यूलिंग है, लेकिन इसको रिक्वायर करना, इसकी रिक्वायर करता है 4 से 8 घंटे से चार्ज किया जाए। तो ये आप खुद से लिखिएगा आंसर। गॉट इट? तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। अब मैंने आपको हर एक प्रकार का एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो सिखा दिया, अच्छे से समझा दिया, तुम्हारे सारे डाउट्स को आंसर कर दिया बेटा। अब परेशान मत हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये 5 क्वेश्चंस मैं तो कहूंगी, मैंने जो लिखा है ना, तुम खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने लिखा है वो तो तुम्हारे लिए एक वो हो जाएगा कि भाई रेफरेंस के लिए है ना। आप खुद से एक बार इसको लिख लो और देखना ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रहेंगे। नाम वाम चेंज हो सकता है कि आर्यन की जगह आयुष कर दिया, ठीक है, या ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन देखना एग्जाम में क्वेश्चन यही रहेंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कॉमेंट्स में भी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, एक हार्ट इमोजी जरूर डाल दीजिएगा कमेंट्स में। और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।